हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हम लोग का चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का, उसके बारे में। और उसमें जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि देखिए, कैपेसिटर के बारे में हम लोग अपने पिछले जो लेक्चर था उस पर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाना सीखेंगे और उसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो कैपेसिटर हम लोग का फॉर्म हुआ, अगर उसके अंदर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डाल दें तो किस तरीके का चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या है? अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जहां पर C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस को, और जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, और ये जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक कैपेसिटर फॉर्म करना है जिसका कि कैपेसिटेंस C होगा, तो वो जो C है वो डिपेंड करेगा पूरी तरीके से कि वो जो हमारा कैपेसिटर है उसका शेप कैसा है, यानी कि वो किस तरीके का है, स्फेरिकल है, क्यूबिकल है, या प्लेट से मिलकर बना हुआ है, किस तरीके का है, सिलेंड्रिकल है, उसका शेप क्या है, ये उस बात पे डिपेंड करेगा, ये जो C है। अब अगर वो मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट से मिलकर बना हुआ है, तो उस प्लेट का एरिया कितना ही है उस बात पे डिपेंड करेगा। उन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये उस बात पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर स्फेरिकल है, यानी कि एक अंदर है स्फेयर और एक उसके चारों तरफ एक हॉलो स्फेयर है, मेटेलिक, ये भी मेटेलिक, ये भी मेटेलिक, इसको ग्राउंड कर दिया गया है और इसको किसी पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से यहां पर एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे फिर इसके एरिया पे चीजें डिपेंड करेगी। तो बताने का मेरा यहां पर मकसद ये है कि ये जो C है वो उस कैपेसिटर में गिवन चार्ज या फिर उस पे अप्लाइड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों पे ये C डिपेंड नहीं करता। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है वो बना कैसे है। ठीक है, उसके शेप, साइज, उसके बीच में आने वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है ये C। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आपने अपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, और हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर पे भी ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो वहां पर ये थी डिफिनीशन हम लोग की। अगर अभी सिर्फ सिंपली छोटा सा मैं इसको लूं तो ये है कि V इज इक्वल टू IR, ये हम लोग का रिलेशन था। ठीक है, ओम्स लॉ का रिलेशन ये था, जहां पर कि V बाई I इज इक्वल टू R, और R जो है वो बता रहा है रेजिस्टेंस उस रजिस्टर का जिसमें कि V वोल्टेज लगाया गया, जिसकी वजह से I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो वो जो रजिस्टर था उसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है, और V और I लगाने से R की वैल्यू चेंज नहीं होती। सिमिलरली यहां पर भी जो C है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर हम लोग का क्या है कि डिपेंड करेगा कि वो बना कैसे है, उसके मटेरियल कौन सा यूज हुआ, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा, ना कि उस पे अप्लाइड वोल्टेज और उस पे मौजूद चार्ज पर। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, इस डिफिनीशन से एक पैरेलल प्लेट जो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र जो हम लोग बनाने वाले हैं, उसका हम लोग C फाइंड करेंगे कि कैपेसिटेंस कितना निकल कर आता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में C को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना है, या कैपेसिटेंस वहां पर लगा हुआ है, आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बैटरी का सिंबल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं जिसपे कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसे दोनों तरफ ये बराबर होती है। तो इस तरीके का जो ये बनता है इसको कहते हैं C, यानी कि कैपेसिटर का सिंबल है ये। ठीक है, यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, फिक्स है। क्लियर? इसी में अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही दिखाना है, पूरा सर्किट नहीं दिखाना, तो सिंबल ऐसे बन जाएगा। तो ये C का सिंबल हो गया। इसी में अगर क्या किया जाए कि ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेट अस सपोज क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसको कि हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर कहेंगे, तो उसका जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा कुछ। ठीक है, यहां पर हमने कैपेसिटर बनाया और उस पर ऐसे एरो लगा दिया, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, तो ये चीज यहां तक हुई। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाएंगे, यानी कि उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमें बनाना है, यानी कि समांतर पट्टी का संधारित्र, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए हमें चाहिए पैरेलल प्लेट, यानी कि समांतर पट्टिका। अब ये समांतर पट्टिका से क्या मतलब है? दो हमें ऐसी प्लेट्स चाहिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब कि एक दूसरे को कभी टच ना करे, इनफाइनाइट में जाके कहीं टच कर रही हो वो। यानी कि जैसे हम रेल्स होती हैं, रेलवेज में रेल्स जिनके ऊपर ट्रेन चलती है, वो दो जो रेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। वो एक दूसरे के कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। वो मीट नहीं करती हैं, इनके बीच में हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। तो बस यहां पर जैसे कि वहां पर रेल्स होती थी, यहां पर हमें क्या ले लेना है? दो प्लेट्स ले लेनी है, एक प्लेट ऐसी और दूसरी प्लेट ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी, मतलब दूसरी प्लेट हो गई। क्लियर? तो ये दो जो प्लेट है, अब ये दोनों प्लेट कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर जो हम लोग का डायग्राम बनेगा वो कुछ बन जाएगा ऐसा कि ये एक प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे एक प्लेट है, और ये वाला जो है ये एक दूसरी प्लेट है, कुछ इस तरीके से, या इस तरीके से मान लीजिए ऐसी प्लेट है। एक प्लेट ऐसी, एक प्लेट ऐसी। ये वाला हिस्सा जो है इतना, इस तरीके से दो प्लेट हो गई। ठीक है, इन प्लेट्स का एरिया होगा कुछ, बिल्कुल होगा ये, क्योंकि प्लेट्स कुछ ऐसी बनी होंगी यहां पर। ठीक है, इसको अगर मैं और थोड़ा सा डिफाइन करूं इसी डायग्राम को, तो ये प्लेट्स कुछ ऐसी बनी होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लेट बनी हुई है। अब ये जो प्लेट है, इन प्लेट का जो एरिया है वो कितना है? ए। ये हम लोग मानकर चल रहे हैं कि एरिया ए है। दोनों प्लेट्स जो हैं वो है आइडेंटिकल, और सबसे बड़ी बात लार्ज है। क्या है? लार्ज। देखो यहां पर हमें क्या लेना है? लार्ज प्लेन पैरेलल लेने हैं। ठीक है, तो लार्ज से क्या मतलब है? लार्ज जब हम लोग ने पैरेलल प्लेट्स ली, ठीक है, उस पे आप जो पिछला चैप्टर था उसमें याद करिए, सबसे आखिरी में हम लोग ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। वहां पर फाइंड किया था एक लार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ याद आया? मान लीजिए कि आपके पास एक इनफाइनाइट साइज की एक लार्ज प्लेन शीट है जिसपे की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके फ्रंट में इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये फाइंड किया था। बिल्कुल, आपको अब याद आया होगा कि यहां पर अगर इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? हाँ या ना? बिल्कुल। नहीं याद आया तो इसको रिवाइज करिए और समझिए कि अगर हमारे पास एक लार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके सामने किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इतनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसपे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस का किसी भी तरीके से मेंशन नहीं है, यानी कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। तो इसके लार्ज साइज होने की वजह से खास बात यह है कि ये जो प्लेट होगी वो कैसी होगी? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। ठीक है, तो अब बात आती है कि लार्ज यानी कि कितना बड़ा? लार्ज यानी कि ये जो प्लेट्स होनी चाहिए उनका साइज कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसके लिए जो हम लोग के पास अप्रोक्सीमेशन है वो कुछ इस तरीके का अप्रोक्सीमेशन है कि ये जो हमारी प्लेट है इसका अगर हम लोग एक साइड ले लें, ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे ले लें कि जो एरिया है वो मच ग्रेटर देन डी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो एरिया है इस प्लेट का वो मच ग्रेटर देन डी स्क्वायर है, जहां पर कि डी इन दो जो मेटल प्लेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, और ये बहुत कम रखी जाती है। दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है वो अभी आगे समझ पे आएगा। तो ये हो गया हम लोग के पास कि ये अप्रोक्सीमेशन है। इस अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि जब हम दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे, उस केस में जब यहां पर कुछ ऐसा रिलेशन फॉलो होने लगेगा, तब पता चलेगा कि यहां पर
जो दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, तब हम कहेंगे कि वो जो प्लेट है वो एज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कैसे बनेगा, कि इनफाइनाइट प्लेन शीट होंगी या फिर टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, इतनी चीज वहां पर मौजूद होनी चाहिए, तब जाके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना पाएंगे। सबसे पहली बात तो कंडक्टिंग होनी चाहिए, दोनों जब कंडक्टिंग होंगी तो लार्ज साइज की होंगी। कैसी होंगी? लार्ज साइज की। और लार्ज साइज की अप्रोक्सीमेशन ये लगेगा, लार्ज साइज से क्या मतलब है। फिर उसके बाद दोनों के दोनों प्लेन जैसे होने चाहिए, एकदम प्लेन होने चाहिए, कि उनको अगर रखा जाए तो इस सीट का कोई भी पॉइंट किसी एक प्लेन के आउटसाइड लाई ना करे। ठीक है, और इनको हमें कुछ डिस्टेंस डी पर रखना है, जो कि ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग का इस एरिया से कुछ इस तरीके अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड होगा। यानी कि मान लो दो प्लेट है, उनको बहुत पास रखना होगा, बट टच नहीं होनी चाहिए, बट इनके बीच में किसी भी तरीके का जॉइंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इनमें किसी भी तरीके का जॉइंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अभी ये जो प्लेट्स मैं ऐसे दिखा रहा था, इनको सिर्फ कैसे देखेंगे, सामने तरफ से देखेंगे। मान लीजिए आप इनको ऐसे देख रहे हैं, तो जब ऐसे देखेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो बस ये दोनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? ये चीज। तो अब यहां पर ये दो प्लेट्स हैं, ये माना जा रहा है कि इनका एरिया ए, इसका एरिया ए। इस प्लेट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और इस प्लेट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। जहां पर कि जो सिग्मा है वो है क्यू बाई ए, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, और ये जो माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा में माइनस क्यू बाई ए होगा, क्योंकि सिग्मा तो क्यू बाई ए है, माइनस सिग्मा यानी कि माइनस क्यू बाई ए। तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है माइनस सिग्मा, और इस पे है प्लस सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई ए। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, जो कि यहां पर ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो हम लोग की प्लेट्स हैं, इनके बीच की जब ये ऐसे डिस्टेंस डी है, और क्योंकि ये लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स थी, तो हुआ क्या इसकी वजह से कि इस प्लेट की वजह से, अब क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस प्लेट की वजह से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस प्लेट की वजह से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? अब आप ये बताइए। बिल्कुल होगी, जैसे कि अभी मैंने इसको आपको रिवाइज कराया, आपके पिछले चैप्टर से कनेक्ट कराया, जहां पर कि हम लोग ने एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, जो कि होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, वो हम लोग मान लेंगे कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई डाउट? ये अभी किसका यूज कर रहे हैं? इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर एक बात यहां पर गौर की जाए कि ये जो सिग्मा है वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब लेते हैं इसको सेकंड वाली प्लेट को, जिसमें कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? माइनस सिग्मा। तो जब माइनस सिग्मा होगी तो माइनस से क्या पता चलेगा? माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। बस माइनस यहां पर काम करेगा ये बताने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, तो यहां पर है माइनस सिग्मा, जिसकी वजह से अगर यहां पर देखिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस हमारे पैरेलल प्लेट की वजह से, यहां पर या इस प्लेट की वजह से जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तो निकल कर आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि जो डायरेक्शन होगा इसकी वजह से, वो अगर यहां पर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, तो इसकी माइनस की वजह से, माइनस सिग्मा की वजह से जो होगा इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन होगी, अब देखो निगेटिव है ना, तो इनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना, और ये माइनस जो होगा यहां पर, जो माइनस यूज किया जाएगा, माइनस बताएगा इसकी डायरेक्शन, जिसने की बता दिया कि इनवर्ड डायरेक्शन पे है। फिर इसकी वजह से जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी, ठीक है, मतलब इस प्लेट की वजह से जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, देखो टुवर्ड्स द प्लेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ इनवर्ड होगी, ठीक है, यानी कि इसकी तरफ होगी, और जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू है वो इस तरफ है, और ये वाली जो वैल्यू है वो इस तरफ है, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पैरेलल प्लेट के इस तरफ कोई किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी इस तरफ, और इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी उस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पर हमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी पॉइंट आउटसाइड द पैरेलल प्लेट, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 0। और यहां पर भी सेम, इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसकी इधर और इसकी इधर, ये दोनों अपोजिट है, तो सिंपली इनको माइनस कर देंगे। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये भी मिलके क्या हो जाएंगे, नेट जो निकल कर आएगी वो E, इसको सिग्मा माइनस अगर बोल दे और इसको सिग्मा प्लस बोल दे, E सिग्मा प्लस, यानी कि प्लस की वजह से और ये माइनस की वजह से, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और हमें मिल जाएगा 0, ठीक है, यहां पर 0 हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बाहर भी, इस तरफ भी हम लोग को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट 0 इस पॉइंट पर। अब देखते हैं अंदर, इस जगह पर, यहां पर, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए, एक तो इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में, और एक है इसकी वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों सम अप हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप हो जाएंगी, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बन जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये दोनों जब ऐड होंगी तो ये ऊपर आ जाएगा 2, और बन जाएगा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये निकल कर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बात यहां तक समझ पर आई? तो इस तरीके से हम लोग ने क्या सबसे पहले निकाला कि ये जो पैरेलल प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट दो ऐसे गिवन हैं, वो भी कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ना कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट वो 0 होगी, क्योंकि इस पैरेलल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू इतनी होगी, और इसकी वजह से इस पे वैल्यू तो इतनी होगी बट डायरेक्शन इधर होगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर इसकी वजह से और इसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पर दोनों एड अप हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी नेट वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर, यहां तक बात, कोई डाउट? तो ये हमारा बेस है, बिल्कुल किसी भी तरीके के आगे जो भी हमें डेरिवेशन करने हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, वो हमारे CBSE में तो नहीं आते, बट जैसे कि जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट के अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर
पे भी बेस्ड होते हैं, तो उनका भी हमें कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो करते कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हुए चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई थिंक समझ पे आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, और जो अभी मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर अगर देखेंगे इस तरफ या इस तरफ, तो वो हो जाएगी जीरो। किस वजह से? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हो जाएगा जीरो। सिमिलरली इस तरफ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बाहर आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसकी वजह से इनवर्ड। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट जब होता है उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम डायरेक्शन में तो एड अप हो जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट कर देंगी, जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये थी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दोनों तरफ होगी जीरो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सिंपली जो मैं अभी बताकर आया था बिल्कुल वैसे ही, कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसकी वजह से भी इधर, दोनों एड अप हो जाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मान लीजिए कि हो गई इसकी वजह से, और ये वाली हो गई इसकी वजह से। ठीक है, दोनों के दोनों एड अप हो गई, और एड अप होने की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। किसके अंदर? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, जिसमें कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी इस प्लेट में और माइनस सिग्मा थी इस प्लेट में। इसका एरिया ए है, और इन दो जो प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक है, इतना हम लोग ने अभी तक पता कर लिया। अब क्योंकि सिग्मा हमारा है क्यू बाई ए, जहां पर क्यू क्या है? इस प्लेट में चार्ज, और ए है एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये हो गया क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। यानी कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इस सिग्मा को, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी कि इस पैरेलल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अब चलते हैं आगे, बट उसके पहले थोड़ा सा याद करते हैं अपने पिछले लेक्चर्स को, जहां पर कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन देखा था। अगर आपको नहीं याद है रिलेशन, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मान लीजिए कि चार्ज इस जगह पर Q है, और इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर R है, तो वो होता है इतना। और इसी पूरे कॉन्फ़िगरेशन में इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल देखना हो, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये V छुपा हुआ है। कैसे? इसको अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R और 1/R। हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया, ये 1/R कर दिया, और फिर उसके बाद इसकी जगह पर V पुट कर देंगे, यानी कि E इज इक्वल टू V/R। ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू V/R, ये निकल कर आ गया। यानी कि किसी जगह पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल अगर निकालना है, अगर किसी जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उस पे हम लोग जहां पर भी चार्ज रखा हुआ है वहां से कितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की, उसको मल्टीप्लाई करा दो, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये V क्या है? ये है पोटेंशियल इस पॉइंट का, जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पे है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज से इस P पॉइंट पर, और R है इस चार्ज से इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को अगर हम लोग D लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ED रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही चीज लगाएंगे कि अगर यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहां पर जो वोल्टेज हमारा निकल कर आएगा, यानी कि यहां से यहां तक जो डिफरेंस निकल कर आएगा,
वो निकल कर आएगा हम लोग का वोल्टेज डिफरेंस जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ईडी, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ईडी। तो एक चीज हमारे पास ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब इन दोनों का हम लोग आगे यूज करेंगे और निकालेंगे C कैपेसिटेंस, हमें कैपेसिटेंस निकालना है ना, वहां तक पहुंचना है। तो देखिए अब क्या किया, V इज इक्वल टू ईडी, ये रिलेशन आ गया, ठीक है, और ये तब निकल कर आ रहा है जब ये जो E है वो यूनिफॉर्म है। तो लार्ज प्लेन शीट लेने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर लार्ज नहीं लेते तो यहां पर E यूनिफॉर्म नहीं होते और ये डेरिवेशन इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो V है, V इज इक्वल टू ईडी, ये रख दिया। और हम जानते हैं E जो अभी निकाला है, E जो इस जगह पर निकाला है वो कितना निकाला है हम लोग ने, इस पॉइंट पर, ठीक है, E यहां पर हम लोग ने निकाला है Q/ε0 A, ठीक है, देख पा रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो बस इसी का हम लोग यूज करेंगे और यहां पर पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू ईडी और E जो निकाला है वो है Q/ε0 A और ऊपर आ जाएगा D, यानी कि V और D आपस में रिलेट हो गए, जो कि बन गया ये। अब इसको गौर से देखिए, Q/V ये हमारा डिफाइंड था, Q/V इज इक्वल टू C, ये डिफाइंड था, हाँ या ना, कैपेसिटेंस। तो बस यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर अरेंज कर देंगे इसको। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कैसा, Q/V इज इक्वल टू ε0 A/D, ठीक है। ये जैसे ही हम लोग ने किया तो ये देखिए ये निकल कर आ गया ε0 A/D, C इज इक्वल टू ε0 A/D, जहां पर ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, A है सरफेस एरिया इस प्लेट का, और D जो है वो है इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। यहां पर जो मटेरियल है वो है वैक्यूम या फिर एयर, यहां पर वैक्यूम है या फिर एयर, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग का 1 है। कितना है, 1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। देखिए हर एक डाइलेक्ट्रिक की अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिसको कि हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एयर का है 1.008, ठीक है, 1.008, तो वो नियर अबाउट हम लोग वैक्यूम के बराबर ही लेते हैं। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले तो वो लगभग वैक्यूम के बराबर ही मानकर चलते हैं। और जैसे वाटर है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है। जो एक प्लेट, एक मेटल प्लेट है मान लीजिए, या मेटल है सिंपली, अगर हम लोग मेटल की बात करें वो प्लेट के शेप में है या नहीं है, मान लीजिए वो क्या है, एक मेटल है, तो उस मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, आगे आपको और समझ पे आ जाएगा कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। एयर के लिए हम लोग 1 मानकर चलते हैं, जबकि ये 1.008 ऐसे होता है, ये हम लोग लगभग वैक्यूम के बराबर लेकर चलते हैं। वाटर का 80 होता है और मेटल का इनफाइनाइट। तो यहां पर देखिए हम लोग ने ये डेरिवेशन कर लिया, और ये किस चीज का है, ये रिलेशन निकल कर आ गया कैपेसिटेंस का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है, जहां पर कि जो D है वो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ε0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि यहां पर हमें पता चल गया इससे कि किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है एयर के अलावा, सिर्फ एयर ही यहां पर मौजूद है, और A है इसका प्लेट का एरिया। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है A में और D में, क्योंकि ε0 तो कांस्टेंट है। तो यहां से अगर देखें तो ये चीज पता चली कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा जब हम A बढ़ाएंगे, यानी कि एरिया बढ़ाओ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर हम लोग क्या करें D को बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस घटेगा। यानी कि दो प्लेट्स को अगर हम लोग दूर रखें, दो प्लेट्स जो कि मेटल की हैं उनके बीच में एयर है, उनको हम लोग दूर रखें, तो बाकी चीजें अगर सेम रख रहे हैं तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसके चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दूर हो जाएगा
तो इसमें मौजूद चार्ज जो होंगे इस वाले के चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनमें लगने वाला फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, या ये कहें कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां पे वो डिक्रीज हो गई इसके डी बढ़ने की वजह से। ठीक है, बात समझ पे आई? तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैपेसिटर फॉर्म करते हैं उसमें एरिया बड़ा रखते हैं, क्योंकि जैसे ही एरिया बड़ा होगा वो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बड़ी होगी, जिससे कि जो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी। तो एरिया हम लोग ज्यादा रखते हैं और जो दो एरिया के बीच की डिस्टेंस होती है डी, वो बहुत कम रखते हैं, और इतनी कम रखते हैं कि वो बस टच ना होने पाए और वो कुछ इस तरीके से रख जाए, उनके बीच में एक एयर गैप बना रहे। ठीक है, तो अब मैंने पिछले लेक्चर पर एक तरफ एक पॉइंट आउट किया था एक चीज को, जहां पर यह था कि अगर हमारे पास एक मान लीजिए कैपेसिटर है, उस पर हम लोग चार्ज देते गए, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इस पे हम लोग ने चार्ज दिया और ये फिल हो गए यहां तक। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, फुल हो गया, ये जितना इसको चार्ज रखना था अपने पास उसने रख लिया। अब इससे जब ज्यादा चार्ज इसको देंगे तो ये क्या करेगा, बह जाएगा, लीक कर जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ होता है कि अगर हम लोग देने के भी कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, जो इसकी कैपेसिटी होती है इससे ज्यादा भी अगर हम लोग सेम कन्फिग्रेशन को लेते हुए, कन्फिग्रेशन मतलब कि जो भी शेप एंड साइज के जैसे बना हुआ है, यानी कि ए और डी जो इसका सेम है, अगर ये लेते हुए हम आगे इस पे और चार्ज देने की कोशिश करें तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये जो ई है, देखिए क्यों, क्योंकि ई जो है वो है हम लोग की क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, यही है इसके बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम लोग ने चार्ज किसी तरीके से बढ़ाए तो जैसे इसको चार्ज को बढ़ाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेंथ होती है, जिसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो एयर में होने लगता है लीकेज, एयर में डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि स्पार्क होने लगता है, ये दोनों आपस में स्पार्क कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो उस पे जो चार्जेस स्टोर्ड थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं क्या मतलब है इसका। आपके पास एक अरेंजमेंट था, एक कैपेसिटर था जिसपे कि कैपेसिटेंस इतना था, आपने क्या किया, इस पे फिल करते गए चार्जेस को, और ये यहां तक भर गया। अब इसके बाद जैसे इस पे आप चार्ज भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, पानी बह जाएगा। अगर इसको पानी को चार्ज से हम लोग कंपेयर करें तो अगर इस पे पानी भरते जाए तो पानी बह जाएगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटर पे हम लोग उसके जो चार्ज की कैपेसिटी है उससे ज्यादा चार्ज भरेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि यहां पर क्या करेगा, एक स्पार्क को जनरेट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जिसके बाद की वो एक स्पार्क हो जाता है, एयर में भी स्पार्क हो जाता है, एयर कंडक्ट कर जाती है आयनाइज होकर। तो उस वैल्यू को रीच नहीं करना चाहिए चार्ज फिल करते करते, समझ रहे हैं? यानी कि अगर एक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि एरिया कुछ लिया और उनके बीच का D कुछ लिया, और यहां से डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है। ठीक है, अब उससे ज्यादा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस वैल्यू से ज्यादा जो चार्ज होगा वो लीक कर जाएगा, और जैसे ही चार्ज लीक कर जाएगा तो इसके जो चार्जेस हैं, अब थोड़ा सा लीक हुआ उसके साथ साथ और भी चीजें डिस्चार्ज हो जाएंगी, जिससे कि जो इसकी इस पे स्टोर्ड चार्ज थे उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऐसा कैपेसिटर नहीं चाहिए जिसकी हम लोग वैल्यू अगर और उस पे मतलब चार्ज रखना चाहें तो वो क्या करे, चार्जेस को डिस्चार्ज कर दे। ऐसा हमें कैपेसिटर नहीं चाहिए। तो अगर हमें सेम एरिया और सेम डी पर इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बात समझिए कि ये जो चार्जेस निकल रहे हैं इससे ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो रीच कर रहे हैं वो किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कि हम लोग जब चार्ज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक वैल्यू को रीच कर जाता है, जिसके बाद जो ये जो
चार्जेस होते हैं वो लीक कर जाते हैं, एयर में लीक कर जाते हैं, यानी कि उस पर स्पार्क हो जाता है। तो हम किसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिटिंग वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे ज्यादा होने ही ना दें। ठीक है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को होने ही ना दें। अब ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रही है, चार्ज सेम होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, तो अब खेल आता है डाई इलेक्ट्रिक का। किसका खेल आता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हम लोग के पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, अगर एक डाई इलेक्ट्रिक है और उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक होता है इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है। कंप्लीटली नहीं करती, बट थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं बोलेंगे, इसको रिड्यूस बोल सकते हैं कि रिड्यूस कर देती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग की, और जो इंड्यूस्ड है वो है ई एन, तो यहां पर जो ई नॉट माइनस ई आई एन होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को ये कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसको उठाकर हम लोग पुट कर दें इस कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है अगर इसको पुट कर दें इस कैपेसिटर के अंदर, तो क्या होगा? समझिएगा कि ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्जेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए, यानी कि उससे ज्यादा अगर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी और यहां पर एक स्पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस वजह से? जब यहां पर चार्जेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गए हैं। ठीक है, और ये कैसे लिमिट हो रहे हैं? ये लिमिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जैसे इस पे और एक्स्ट्रा चार्ज डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। और एयर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसपे कि एक लिमिट तक ही दो चीजों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जब है उस लेवल तक, तभी तक वो क्या करती है? रुकती है, वरना उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, जिसको कि हम लोग एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाए बिना चार्ज को कम किए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम किसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें बिना किसी चार्ज को चेंज किए हुए, यहां पर किसी भी तरीके के चार्ज को बिना चेंज किए हुए अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो यहां पर अंदर इसके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया जाए इसके अंदर। वो डाई इलेक्ट्रिक क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा, वो डाई इलेक्ट्रिक क्या करेगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, इस तरफ, तो इस डाई इलेक्ट्रिक में इंड्यूस होते हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि जनरेट करते हैं दो सरफेस चार्ज डेंसिटी को। इसके अंदर इस तरफ पॉजिटिव इस पे जनरेट होगा और इस तरफ निगेटिव। ठीक है, और ये मैं अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूं कैसे होता है। ये होता है जिसकी वजह से जो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ। तो जैसे ही डायरेक्शन इस तरफ होगी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो घट गई, क्योंकि जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या हो गई? घट गई। बात समझ पे आई? यानी कि हमने इस प्लेट में मौजूद जो चार्जेस थे उनको बिना घटाए हुए इस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको डिक्रीज कर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा के, उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा के हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर दी। और ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल थी यहां पर एक स्पार्क को जनरेट होने में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीच करने में, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीच कर जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिक्रीज कर दिया बिना इस प्लेट के चार्जेस को कम किए हुए। यानी कि हमारे पास और
कैपेसिटी आ गई चार्जेस को स्टोर करने की, क्योंकि देखिए समझिएगा, यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू जितनी थी उतनी ही थी, बट ये जो थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसने यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास वो जो लिमिट थी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझिएगा, इसको मैं विजुलाइज कराता हूं क्या मतलब है इसका। कि हमारे पास मान लीजिए जीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चालू हुई, चार्ज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और जीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चालू हुई, और ये इसकी लिमिटिंग है कि इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गई तो जो चार्जेस होंगे वो आपस में डिस्चार्ज कर जाएंगे, यानी कि स्पार्क हो जाएगा। तो जब हम लोग ने यहां पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया किसको, डाई इलेक्ट्रिक को, तो उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू इस लिमिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो गई। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, और जो क्यू की वैल्यू थी वो सेम रही। यहां पर जो क्यू की वैल्यू थी, चार्ज की वैल्यू, वो सेम रही। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, क्योंकि अब हमारे पास फिर से इतना रेंज आ गया कि जब हम यहां पर चार्ज बढ़ाएंगे तो उससे जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी, बट क्योंकि उसके साथ साथ जो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी और वो इसको कैंसिल आउट करेगी। तो हमारे पास थोड़ी सी और आ जाती है क्या, कैपेसिटी, एरिया और डी को सेम रखते हुए जब हम लोग यहां पर क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब कैसे करते हैं, क्या होता है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए, इसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं इसके यूनिट 1 फैराड। हमने पिछली बार अपने पिछले लेक्चर पर एक बात कही थी कि जो 1 फैराड वैल्यू होती है, ठीक है, 1 फैराड जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की वो बहुत बड़ी होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है बताते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास प्लेट है जिसका कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमने दो ऐसे प्लेट्स ली, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और दूसरी प्लेट ली जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, यानी कि ये एकदम पास पास रखी हुई है। यानी कि दो प्लेट्स जिनका की जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और ये इतना दूर ना होकर ये एकदम पास पास है। कितनी, एकदम पास पास है। कितना पास है, 1 mm अपार्ट। उस केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 8.85 इंटू 10⁻9 फैराड, इतनी वैल्यू निकल कर आती है। और हमें अगर 1 फैराड बनाना है, देखिए 10⁻9 यानी कि बहुत कम है, और यहां से अगर हमें 1 फैराड अगर बनाना है वैल्यू, तो इसके लिए हमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा कि जो एरिया होगा प्लेट्स का वो होगा 10⁻9 मीटर स्क्वायर, और जो डी की वैल्यू होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। यानी कि आप सोचिए 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी एक प्लेट है, एक स्क्वायर शेप की प्लेट है इस तरफ, और इसी तरीके की दूसरी तरफ। यानी कि ये एक इसकी 30 और 30 इंटू 30, ये एरिया है 30 इंटू 30, और 30 इंटू 30 क्या है, 30 किलोमीटर्स, और इधर भी 30 इंटू 30 किलोमीटर्स की दो प्लेट, और उनको रखना है हमें 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इम्पॉसिबल। हम लोग ऐसा 1 फैराड का एक कैपेसिटर नहीं बना सकते। तो हमें, क्योंकि देखिए 1 फैराड की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर्स को कंबाइन करके एक नया कैपेसिटर बनाते हैं। और ये वाला पार्ट हम लोग जो होगा आगे वाले लेक्चर्स पे पढ़ेंगे, जहां पर कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर्स हैं उनको सीखेंगे कि छोटे छोटे कैपेसिटर्स की वैल्यू को कैसे हम लोग जोड़कर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे कि हमें क्या करना है कि डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करना है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब इसके और इसके बीच में किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं है, यानी कि सिर्फ एयर मौजूद है या वैक्यूम मौजूद है। तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई नॉट इसको बोल दिया गया है कब, किस केस में, कि जब यहां पर किसी भी तरीके के डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू निकल कर आई इतनी निकल कर आई। अब इस पे कराते हैं इंट्रोड्यूस किसका, डाइलेक्ट्रिक का। तो होगा क्या, जैसे ही हम लोग यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे
तो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराने की वजह से इस पे आ जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या करेगा, एक अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी जो वैल्यू होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हो जाएगी सिग्मा पी, यानी कि डाइपोल मोमेंट की वजह से जो आई, या कह लीजिए कि इंड्यूस्ड जो स्पेस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई इसके अंदर, वो हो गई सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रिजल्ट है कि इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उधर से, ठीक है, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके इंड्यूस्ड वाली वो है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो मिल जाएगी इतनी, वो मिल जाएगी इतनी। कैसे? E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, जो बाहर थी, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई नॉट कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही अभी हम अपने पिछले स्लाइड पे देख कर आए रिवाइज करके। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए प्रोसेस क्या था हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए, कि पैरेलल प्लेट पहले बनाया, दो उसका एरिया और डी डिफाइन किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी, जिसपे कि बाकी चीज यहां पर सेम है, सिर्फ यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से इस पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जिसकी की वैल्यू है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ई नॉट है, जो मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट की है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस उन्हीं को हमने यहां पर माइनस किया, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसको हम लोग ने यहां पर लिख लिया, जो कि निकल कर आ गई है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग जो इस सिंबल्स का यूज करते हैं वो किसी बड़े से टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो ई अगर मैंने यहां पर लिखा है, तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए हम लोग ई यूज करते हैं, तो ठीक है, ई ज्यादातर यूज करते हैं। अब ई आई एन लिखा है तो हमने इसको बताया कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा कि ई आई एन क्या है, ऐसे करके, वेयर ई आई एन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई जो है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हर एक चीज को लिखना होता है कि कौन क्या क्या है, और ये सारी चीजें इस पे लिखी भी हुई। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, तो ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट पहले अभी इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने बता दिया था, और ई जो पी है वो अभी बता दिया कि वो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, ई वी इज इक्वल टू ई डी, ये होता है हमारे पास रिलेशन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितना भी उनके बीच में हम लोग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया, बस यहां पर जो ई निकल कर आया उसको पुट कर देंगे, तो ये हो गया v इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डी एच तरीके से। और ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा बाई के किसके प्रोपोर्शनल होता है? सिग्मा बाई के जहां पर की जो के है, जहां पर जो के है वो क्या है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो प्रोपोर्शनल है सिग्मा बाई के। सिग्मा जहां पर क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी है यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक था, उस डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी पोलराइजेशन की वजह से, वो वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। तो ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, इसकी वैल्यू हम लोग ये हमारी निकल कर आती है। ठीक है, तो ये बन गया सिग्मा बाई के, यानी कि इसकी जगह पर हम लोग सिग्मा बाई के लिख सकते हैं। तो ये हो गया v इज इक्वल टू सिग्मा बाई के डी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमें ये मिल गया। और अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं q यहां पर, और q बाई ए लिख सकते हैं, और k पहले से ही है एप्सिलॉन नॉट, और ये a, तो ये बन गया ये। अब q बाई v निकाल लेंगे यहां से,
तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी यानी कि सी। तो ये निकल कर आ गया कैपेसिटेंस कब, जब एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जैसे कि एयर का 1.008 होता है, और जो वाटर होता है उसका 80 होता है, वैक्यूम का हमारा 1 होता है, और जो मेटल का होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से हर मटेरियल के अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया कैपेसिटेंस की वैल्यू जब एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि जो सी है वो अब किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये हम लोग का निकल कर आ गया है जो नया कैपेसिटेंस है इस पूरे अरेंजमेंट का, कि ए सेम है, जो एरिया है इस प्लेट का वो सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, बस इसके बीच में जो एयर थी उसको रिप्लेस कर दिया पूरे का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से, जिसके की डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो है के, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है के। तो उस केस में जो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कि वो क्या हो गई? बढ़ गई। और ये क्यों बढ़ी? क्योंकि जैसे ही हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया था तो उसने क्या किया, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि उसने अपनी अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो गई, जो कि जो लिमिटिंग केस था, यानी कि लिमिट कर रही थी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उससे डिक्रीज हो गई। तो हम लोग और चार्जेस को पुट कर सकते हैं फिर यहां पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो E यहां पर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होती है जिसके बाद जो एयर है वो स्पार्क जनरेट कर देती है, जिसको कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो उस वैल्यू से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग Q, मतलब Q की वैल्यू चेंज ना होते हुए इसकी वैल्यू कम कर देते हैं। कैसे? एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करके, जो कि अपने अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जो यहां पर चार्जेस मौजूद है, मान लीजिए कि इतने चार्ज मौजूद थे डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के पहले, ठीक है, तो इतने ही चार्ज मौजूद रहेंगे डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद, और इनमें और जगह बन जाएगी कि और चार्जेस आ सकते हैं। ठीक है, इनमें और जगह बन जाएगी कि और चार्जेस आ सकते हैं। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हो गई कम, तो यहां पर और चार्जेस बढ़ा दो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से उसी लेवल तक पहुंच जाए, अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पहुंच जाए। क्लियर? तो ये होता है जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं किसके अंदर? एक कैपेसिटर के अंदर, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। देखिए, तो यहां पर जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, ये यहां पर कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर यहां ये बात? तो जो कैपेसिटेंस है वो ए पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा, जहां पर कि के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए है एरिया ऑफ प्लेट, और डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो इस तरीके से हमें कुछ लिखना होता है आखिरी में कि कौन क्या क्या है। देखिए, क्यू है चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द प्लेट्स, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। सी है होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इस तरीके से जब चीजें लिखते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वरना तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाएगी। बट जब हम लोग कोई डेरिवेशन करते हैं तो ये सब चीजों को मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग ने चीजें देख ली। तो देखिए, ये जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब ये है सिंपली कि एक हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, एक हमारे पास मटेरियल है जिसपे कि जब हम फोर्स निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो रही है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक इधर चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज इधर रखा हुआ है, ठीक है, इनके जस्ट इधर किनारे पे एक चार्ज इधर रखा हुआ है और एक चार्ज इधर रखा हुआ है। अभी जब यहां पर एयर है, यहां पर क्या है, एयर है, तो उस केस में जो फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा वो लगाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², इतना फोर्स लगाएगा। और जब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया जाएगा,
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स लगने लगेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के को रखने के बाद, वो हो जाएगा 1/4πε0 के। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में आता है जब उसका इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जब वो आता है यहां पर किसी भी सिचुएशन में आता है वो, कि डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं दो चार्जेस के बीच में या कहीं पर भी ऐसा कुछ, तो इस फॉर्मूले में वो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक है, ये बन गया। अब जैसे इसको किया गया ये, तो अब देखिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो के से ज्यादा होती है, तो यहां पर अब ये दो जो चार्ज हैं इनमें लगने वाला फोर्स हो गया डिक्रीज। क्या हो गया, इनमें लगने वाला फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये इसमें जितना फोर्स पहले लगा रहा था, अब के टाइम्स उतना कम लगाएगा। ठीक है, उतना 1/k टाइम्स लगाएगा, या फिर उतना के टाइम्स कम लगाएगा। दो अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं मैं सेम चीज को। ये यहां तक क्लियर हुआ? तो इसी को, ये जो एप्सिलॉन नॉट के होता है, इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग एप्सिलॉन, जिसको की बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल। यानी कि देखिए, शुरुआत में जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, वहां पर हमेशा ये माना गया था कि इनके बीच में किसी भी तरीके का मीडियम मौजूद नहीं है, तभी ये फोर्स की वैल्यू निकल कर आ रही थी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट अगर इनके बीच में किसी तरीके का मीडियम होगा, मान लीजिए कि ये दोनों वाटर में रखे हुए हैं, ये दोनों वाटर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में वाटर है, तो क्या होगा, इस के की जगह पर 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80, क्योंकि वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80। यानी कि अब इनके बीच में जो लग रहा है फोर्स, वो 80 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 80 टाइम्स कम हो रहा है, या फिर 1/80 हो रहा है। क्लियर? और एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि एप्सिलॉन नॉट या फिर 80 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि यहां से लगने वाले फोर्स को अपने आप से पास होने दे रहा है। ठीक है, मतलब वो किस तरीके से उसको चेंज कर रहा है। ये फ्री स्पेस का होता है ये, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है जिससे कि ये निकलकर आ जाता है। तो बस कैसे क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इन्हीं को हम आपस में डिवाइड करा देते हैं, तो ये बन जाता है F/K/F। तो 1/4πε0 यहां पर K Q1 Q2/r² बनेगा, और डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये F रखा है, यानी कि जब दो चार्जेस के बीच में किसी भी तरीके का मटेरियल नहीं था, और ये तब है फोर्स जब इन दोनों को हम लोग ने रख दिया है। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, ये आपस में सब कट जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा 1/k। यानी कि इसको अब अगर हम लोग देखें तो F/FK, ये अगर जब निकालते हैं तो ये k के बराबर निकला जाता है। यानी कि इसको हम लोग इनवर्स ले सकते हैं, रेशियो इसका रेसिप्रोकल सिंपली इस तरीके से लेंगे, F/FK जब करेंगे, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब इनके बीच में किसी तरीके का मटेरियल नहीं था, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को मेजर करो और इनका रेशियो लो, तो ऊपर वाले का जो फोर्स निकल कर आएगा वो भाई ये होगा Q1 Q2/r², और नीचे वाले का जो होगा वो होगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 1/1 डिवाइडेड बाई 1/k, तो ये k चला जाएगा ऊपर और ये k बराबर आ जाएगा बाहर। यानी कि इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा फाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी कि दो चार्जेस लो, उनके बीच में कोई मटेरियल मीडियम मत रखो, फोर्स की वैल्यू फाइंड करो, उनके बीच में फिर मटेरियल लाओ और उनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करो, दोनों का रेशियो निकालो और वो के बराबर निकल कर आ जाएगा। ये फोर्स तब है जब किसी भी तरीके का मीडियम नहीं मौजूद था, यहां पर था जब मीडियम मौजूद था। इसको हम लोग ने किया और आंसर हम लोग का निकल कर आ गया के बराबर। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का ये इसी को जब अगर एप्सिलॉन नॉट साथ में रख के हम लोग रेशियो निकालें तो भी हम लोग का वो चीज निकल कर आ जाएगी। तो ये सिंपली आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। मटेरियल का बनेगा वैक्यूम और उसके मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके।
तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैक्यूम के लिए k इक्वल टू 1 होता है और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए k की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो जैसे ही k की वैल्यू ज्यादा होगी, तो क्योंकि c इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट k a बाई डी, या फिर c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो k बढ़ने के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ a की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, जो c की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक, क्लियर? तो अगर हम लोग कैपेसिटेंस के टर्म्स पे निकालें k की वैल्यू, तो देखो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं था तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। जब दो प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके का मटेरियल मौजूद नहीं था, यानी कि दो प्लेट्स थी ऐसी सिर्फ, उस केस में जो हम लोग का कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो थी ये, यहां पर a है इसकी वैल्यू और d है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, कितना सेपरेशन है, तो ये थी वैल्यू। और जब इसके बीच में एक मटेरियल आ गया, यानी कि इसके बीच में जब एक मटेरियल आ गया, उस केस में जो c की वैल्यू है वो अगर इसको c नॉट मान ले, ये c नॉट मान लीजिए, जब मटेरियल मौजूद नहीं था, और जब मटेरियल मौजूद हो गया तो ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो इसी का हम लोग रेशियो ले लेते हैं c बाई c नॉट का, यहां से ये k निकल कर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि f के टर्म्स पे हम लोग ने k की वैल्यू डिफाइन करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर था हम लोग का यहीं पर फिनिश होता है। अब इसके अगले लेक्चर में, जैसे अभी हम लोग ने क्या किया था, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था ये पूरे स्पेस में फिल कर दिया था। ये क्या किया था, पूरे स्पेस में फिल कर दिया था, यानी कि हर एक जगह पर इसके अंदर प्लेट्स के बीच में हर जगह, जैसे मान लीजिए कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको मैंने हर जगह ऐसे रख दिया, ये दो प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ये प्लेट है, इसके प्लेट के बीच में हर जगह इसको रख दिया था। बट दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसा होगा कि पूरे प्लेट की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अंदर स्पेस है उस पर वैक्यूम भी छूटा है थोड़ा सा, और कुछ डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं, इसका डायग्राम, तो कुछ बनेगा ऐसा कि ये मान लीजिए दो प्लेट्स हैं। आज जो हम लोग ने पढ़ा है वहां पर डाइलेक्ट्रिक को पूरा कुछ इस तरीके से फिल कर दिया है, एकदम बिना कुछ स्पेस छोड़े हुए। और जो हम आगे पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा होगा जहां पर कि दो ये ऐसे होंगे, और मान लीजिए कि बीच में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये d है और इसकी हम लोग ले लेंगे t। तो फिर कैपेसिटेंस का एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आएगा कि d की वैल्यू कैसे भी हो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। बट देखिए, सिर्फ फॉर्मूला जानना नहीं जरूरी है, वो निकल कर कैसे आए वो जरूरी है। देखिए, कैपेसिटेंस का जो हम लोग ने आज डेरिवेशन किया है उस पे हमेशा हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद v फाइंड किया है, और v को फाइंड करते ही फिर q बाई v इज इक्वल टू c, ये वाले रिलेशन तक पहुंचे हैं, और जो भी अरेंजमेंट होकर आया है उससे वैल्यू निकलकर आई है c की। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम चीजों को लेंगे, और यहां पर अब देखिए क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करेंगे। तो वो आप जब कल करेंगे इसको तो समझ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको जो आज का लेक्चर था वो समझ पे आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू।